नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस पितृमोक्ष और पितृ के कार्यक्रम में। आप लोगों ने आप लोगों में से कितने लोगों ने पहले ये कार्यक्रम अटेंड किया हुआ है और कितने लोग नए हैं? तो जिसने अटेंड किया है वो अपना हाथ रेस करें। आप मेरी आवाज सुन सकते हो? हेलो। प्रणाम। क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हो? से यस। जी हाँ। गुड। तो आप लोगों में से कितने लोगों ने ये कार्यक्रम अटेंड है? अपना हाथ रेस करें, डिजिटल हैंड। यस। कितने लोग आप पे कितने सालों से श्राद्ध कर रहे हैं? कोई दो तीन जन बता सकता है? सर मैं बता दूं। बता दो नीति जी। जी। हरिओम सर। हरिओम। एक्चुअली मेरी मम्मी की डेथ 2011 में हुई थी, तब से श्राद्ध करते हैं। 2011 से? जी, 2012 से। 12 से? उसके पहले कभी किया है? उसके पहले अभी जिस साल इंसान जब कोई जाता है तो उसके दूसरे साल से ही श्राद्ध स्टार्ट हो जाता है ना। सही है। हम ये श्राद्ध क्यों करते हैं? जो पुराने जो भी लोग हैं बता सकते हैं? जो लोग ऑलरेडी मतलब जा चुके हैं उनके आत्मा की शांति के लिए। आत्मा की शांति के लिए? आत्मा तो हाँ। पहले से ही शांत है, आनंदित है और प्रेम है। तो उसको आपकी आत्मा के आपकी तरफ से शांति की प्रार्थना की आवश्यकता क्यों है? वो एक्चुअली डीएनए के हिसाब से आई थिंक किया जाता है। वो तो आपने लास्ट टाइम मेरा ये सुना इसके लिए। जी जी। कोई और बता सकता है कि आत्मा पहले से ही शांत है, प्रेम से भरी हुई है, प्रेम ही है और आनंद, ये तीन चीज आत्मा का स्वभाव है। तो उसको आपकी प्रार्थना की क्यों आवश्यकता है? कैन एनीबडी सी, कैन यू हेल्प देम टू अनम्यूट? आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। कोई बात करना चाहता है? सर क्या मतलब श्राद्ध करने से वो जो डीएनए है वो कैरी फॉरवर्ड होता है? नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। श्राद्ध करना, हमें आत्मा की प्रार्थना की बात करता हूँ। आत्मा के लिए प्रार्थना इसलिए करनी होती है, बहुत सिंपल है कि आत्मा है ना अटैच्ड होती है, यानी वो आत्मा है, कभी कभी वो समझ नहीं पाती है। वो अपने आप को वही रूप में देखती है जो रूप में वो छोड़ के गई थी, आसक्ति के कारण। जो हमारी फिजिकल बॉडी है उसमें से जब आत्मा निकल जाती है तो वो बॉडी, वो आत्मा सिर्फ एक एनर्जी फॉर्म है, लेकिन वो एनर्जी फॉर्म न रहते हुए उसके अंदर इम्प्रेशंस रह जाती है इस जन्म की। वो जितनी भी इम्प्रेशंस हैं उसे वो अपने आप को पहचानने में बाधा बनती है और उसका अटैचमेंट उनके
यहाँ की चीजों से होता है, लगाव उनका उनके संबंधों से होता है। उस लगाव को, उस संबंध से आसानी से वो रियलाइज कर सके, छूट सके, इसलिए हम आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं। श्राद्ध आत्मा के लिए प्रार्थना नहीं है। श्राद्ध आप अपने उन पूर्वजों से कनेक्ट करके उनकी ब्लेसिंग्स प्राप्त, तो उसके लिए होता है। ब्लेसिंग्स का ये होता है, जो हमने पिछले प्रोग्रामों में देखा, कि हम जो आज है वो कहाँ से आए हैं। तो अगर हम 7 लिनिएज की बात करें तो हमारा 7 लिनिएज इस तरह से आपको समझ में आएगा। दोनों तरफ आप नजर डालेंगे तो एक पैटर्न बन, जो टोटल होके 254 उसका पूरा ये सिस्टम रहेगा। ये 254 सोल्स आप कनेक्टेड हो, और 254 सोल्स की इफेक्ट आपके जीवन में होती है। वहां कुछ दोनों क्लासेस में हमने जब बात की थी, तो कुछ बातें मेरे सामने आई, जो मैं आज इस कार्यक्रम में डील करने वाला। लोगों के मन में जो एक समझ पैदा होती है, वो कुछ गलत समझ पैदा होती है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दे के बात की थी कि ये सारा लीनिएज आप में कैसे आता है, तो डीएनए के माध्यम से आपके अंदर वो प्रभावित होता है। आपके डीएनए में आपके पूर्वजों के गुण दोष, जब मैंने गुण दोष कहा तो इसमें लोग अच्छाई बुराई समझते हैं, और ये समझते हैं कि अच्छाई एक व्यक्ति में होगी, बुराई एक व्यक्ति में होगी, तो कम हो जाएगी, छूट जाएगी। ऐसा नहीं है। किसी व्यक्ति में बहुत बुराई होगी, वो कहीं ना कहीं उसके पूर्वजों का सप्रेशन भी होता है, उसको राहत मिलेगी। लेकिन जब अच्छाई और बुराई की बात करते हैं तो हम अपने विचारों के माध्यम से, अपनी इच्छाओं के माध्यम से, अपनी अपेक्षाओं के माध्यम से उसे अच्छाई और बुराई में टैग करते हैं। हम 360 डिग्री से नहीं समझ पाते हैं। तो अच्छाई बुराई सही मानों में सही मापदंड नहीं है। मापदंड वो है कि साइंटिफिकली जो डीएनए प्रोसेस है, उसमें एक बात बहुत स्पष्ट होती है कि हमारे डीएनए में से कुछ डीएनए सुषुप्त अवस्था में है, और वो सुषुप्त अवस्था में 99% डीएनए है, और उसमें सारी संभावनाएं छुपी। ये संभावनाएं जागरूक करना यानी पूर्वजों का ब्लेसिंग्स पाना, ये संभावना जागरूक करना यानी अपने अपने आप की शक्ति को पहचानना और अपने आप से इस डीएनए को परिवर्तित करने की संभावना निर्माण करना, जो मैं डिटेल में मेरे शनिवार के कार्यक्रम में वेबिनार में समझाने वाला हूं। आज के लिए आपको इतना ही समझना आवश्यक है कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट करता है। अब आप ये समझ लेते हो कि मेरे सारे प्रश्न, सारे प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप एक घर की बात करें तो घर में इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रिक पे चलते हैं। अगर मैंने इलेक्ट्रिक का सप्लाई ठीक किया, उसका वोल्टेज ठीक किया, तो उसका अर्थ ये नहीं कि सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट सही तरीके से चलने लगेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंस्ट्रूमेंट अपने में ही खराब हो, तो उसे रिपेयरिंग की आवश्यकता हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपके फर्नीचर में कुछ गड़बड़ी हो, वो भी संभव है। ऐसा भी हो सकता है कि आप जो खाना बनाते हो वो खाने में कोई स्वाद नहीं आता हो। हर चीज इलेक्ट्रिसिटी ठीक करने से ठीक होगी, ये मान्यता रखना गलतफहमी है। हम ऐसी मान्यताएं क्यों रखते हैं? हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि जीवन में एक चीज हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा? बहुत लोग ऐसी मान्यताओं से चलते हैं। हकीकत में ये मान्यता होने का आधार, तो बचपन में कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं घटी है जिसके कारण इस मान्यता ने जन्म लिया है।
और वो बचपन में जाके ही सॉल्व करनी पड़ती है। हम इस आधार पे बात कर रहे हैं पितरों की और पितरों के मोक्ष की, हमारा ये सब्जेक्ट और टॉपिक बहुत रिवोल्यूशनरी है। इस आज तक इस लेवल पे पितरों के बारे में किसी ने बात नहीं की। यानी कि इस कॉन्सेप्ट पे, जो कॉन्सेप्ट मैं आगे जाके इंट्रोड्यूस करने वाला हूं आप लोगों को, और पिछले जो कार्यक्रम में आप लोगों ने सुना समझा, उनको इस बारे में पता है, तब ये सोल्स की सारी संभावनाएं आपके अंदर 99% डीएनए में छुपी हुई है। सिर्फ 1% प्रज्वलित हुई है, 1% ही लाइट में आई है। और ये प्रोसेस क्या करके हम उसे ज्यादा से ज्यादा लाइट में ला सकते हैं, उसके बारे में सैटरडे। लेकिन आज के लिए इस स्ट्रक्चर को आपको पूरी तरह समझना है। इसमें दो बातें मुख्य है कि जब हम पितृ नड़ते हैं ऐसा बोलते हैं, पितृदोष है ऐसा बोलते हैं, तो दोष क्या है कि उनकी, देखो मैं आपको ये बात समझाने के लिए एक एग्जाम्पल के रूप में आपसे बात करूंगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे एग्जाम्पल की जहां से आप पूरी बात को ठीक से समझ पाए। तो मुझे ये कहिए कि बचपन की आपको सारी बातें याद हैं क्या? आंसर कीजिए। ये नहीं। कौन सी बातें याद? कुछ अच्छी यादें और कुछ बहुत बुरी यादें शायद। ऐसा क्यों होता है? कौन सी अच्छी यादें और कौन सी बुरी यादें, दोनों में कॉमन क्या चीज है जो आपको याद रखने में, याद रहने में कारणभूत बनती है? उस एक्सपीरियंस की इंटेंसिटी होती है शायद, उसकी वजह से शायद ये रह जाता है दिमाग में। ओके। जो इमोशन अटैच होता है ना उस पर्टिकुलर इंसिडेंट से, उसकी वजह से शायद वो याद रहती है। इमोशंस के, हाई इमोशंस चार्ज, जब इमोशनल चार्ज बहुत ही हाई होता है वो मेमोरी बन जाती है, स्टोर्ड मेमोरी। बाकी सब कुछ याद रहता है, अपने अनकॉन्शियस में ये बातें बहुत अच्छी तरह से याद हम रख पाते हैं, लेकिन वो सब बंद कमरे में, बंद दरवाजे में, बंद में, वही बात आपको याद आएगी जो बहुत हाईली इमोशनली चार्ज्ड चीजें होंगी। और वो हाईली इमोशनली चार्ज चीजें आपके मस्तिष्क में मेमोरी बन जाता है। ऐसे हमारे बचपन में जो घटता है, जो हमें याद है, वही प्रोसेस पूर्वजों के लिए भी अप्लाई होती है। तो कौन सी प्रोसेस अप्लाई होती है कि जो वेरी इमोशनली चार्ज चीजें उनके जीवन में घटित हुई है, अगर वो वहां से मुक्त नहीं हुए हैं, तो वो आपको डीएनए में इफेक्ट करता है। अब आप एक बात समझ लीजिए कि आप आज जो भी हो, तो क्या हुआ था कि आपने जब जन्म लिया ना, तो आपके जन्म के समय आप एक ग्रुप और काउंसिल होता है, वहां जाके आप डिसाइड करते हो और एज ए सोल कहते हो कि मुझे ये ह्यूमन भाषा में मैं समझा रहा हूँ, हकीकत में ऐसा नहीं होता है, लेकिन ह्यूमन लैंग्वेजिंग में समझा रहा हूँ कि उनके सामने बैठते हो और वो लोग पूछते हैं आपको कि चलो आपने ये जन्म लेना डिसाइड किया है, आपका एक तो आपको क्वालिफाई होना पड़ता है जन्म लेने के लिए, फिर आपको डिसाइड करना पड़ता है कि हाँ मैं जन्म लेने के लिए रेडी हूँ। क्योंकि कई ऐसी आत्माएं जो क्वालिफाई होके भी जन्म लेना नहीं चाहती है, और कई ऐसी आत्माएं हैं कि क्वालिफाई ना होते हुए बहुत तत्पर होती है जन्म लेने के लिए। तो उनको पहले ये बताना पड़ता है कि मैं यहाँ आके क्या करूंगा, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरा पर्पस क्या है, मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ। जब आप अचीव करने की बात करते हो तो आपके मन में क्या आता है कि मटेरियल चीज है? बिल्कुल नहीं, इसमें मटेरियल चीजों का कोई लेना देना नहीं है। इसमें आपके लेसन्स क्या है? जैसे आप स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, आपको पता है कि सिलेबस क्या है, लेसन्स क्या है। इसी तरह से आपको ये पता होता है इसमें कि आपका लेसन क्या है, आपका सिलेबस क्या है, आपको क्या करना है, आप इसमें से क्या चूज कर सकते हो, ये आपको अच्छी तरह पता है। जब आप ये चूज करते हो, तभी
जैसे ही चॉइस करते हो, आपको एक चित्र, आपको एक पूरी पूरी घटना पूरे जीवन की दिखाई जाती है। फिर आपके माँ बाप की चॉइस आती है, तो उसके लिए सबसे अप्रोप्रिएट, आपके एक्सप्रेशन के लिए जितना भी अप्रोप्रिएट होता है, वैसे माँ बाप आपको चूज, आपको सामने दिए जाते हैं। फिर आप आते हो, जन्म लेते हो, आत्मा माँ के वूम में प्रवेश करती है और कुछ समय रहती है। उसके बाद कुछ समय के बाद हमारे में ऐसे कहा जाता है कि 7वें महीने से बहुत संभालना होता है, 8वें महीने पे वहां पे आत्मा डिसाइड करती है कि मुझे रहना है कि नहीं रहना है, ये जो वातावरण है मेरे लिए अनुकूल है कि नहीं है, क्या मैं इस वातावरण में जो उद्देश्य के लिए आया आया हूँ वो पूर्ण कर सकूंगा कि नहीं। तब वो डिसाइड करता है, और आत्मा उस वक्त पे पूरा छोड़ती रहती है अपने बॉडी को, और आसपास देख के सब कुछ चेक करके फिर डिसाइड करके जन्म लेती है। तो इस तरह से इस आत्मा के प्रवास में भी वो पिछली यादें, जो पूर्वजों की चीजें हैं, वो साथ में लेके आते हैं। अब वहां जो चीजें अटैचमेंट अटकी हुई है, खुद की नहीं दूसरी, वो आपके लिए दोष बन जाती है। और जो जो पूर्वजों ने ज्ञान प्राप्त किया था, अचीव किया था, एक्सपीरियंस किया था, वो पूरे एक्सपीरियंस की जो खान है वो आपको दी जाती है, वो होती है ब्लेसिंग्स। तो ब्लेसिंग्स ऐसी कोई हवा की चीज नहीं है, और दोष ऐसी कोई जहर नहीं है कि आपके अंदर डाला जाता है या आपको अटकाने के लिए कहा जाता है। और आपके सामने जितनी भी कठिनाइयां आती है, एक बात समझ लीजिए, दो प्रकार की, देखो, दो प्रकार की कठिनाई होती है। एक एक ऐसी कठिनाई होती है जिसमें आपकी शक्ति को बढ़ाना है, और आपको बढ़ाना ही पड़ता है अपनी शक्ति को। जब तक वो अपनी शक्ति को नहीं बढ़ाएंगे, वो कठिनाई बढ़ती जाएगी। तो लोग हमेशा पहले जब प्रॉब्लम लेके आते हैं ना, तो कठिनाई से भागना चाहते हैं। वो कठिनाई एक्चुअली अपॉर्चुनिटी है, वो समझ नहीं पाते हैं, और उसे दुख से भागने के प्रयास करते हैं। और दूसरे केस में ऐसा होता है कि वो कठिनाई आपके अंदर कुछ करेक्शन करना चाहती है, क्योंकि आप कुछ सही नहीं कर रहे हो, तो वो बाहर डिफिकल्टी दिखा के आपके अंदर के बदलाव को डायरेक्ट करती है। तो आपको अंदर का बदलाव करना है, वो चीज ये कठिनाइयां बताती है जीवन में। तो कठिनाई बुरी चीज नहीं है, वो एक अपॉर्चुनिटी है, इसका इस्तेमाल करें। पेन एक काल्पनिक है, हकीकत नहीं है। आप कहेंगे नहीं मेरा पेन सच है, लेकिन इसके बाद विवाद में अभी मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं। जब हम पूर्वज की बात कर रहे हैं, पितृ की बात कर रहे हैं, तो पितृ शब्द में ही पहले गड़बड़ हुई है। हम पितृ शब्द को समझते हैं पिता से जुड़ा हुआ, उससे गड़बड़ ये होती है कि सिर्फ मेल श्राद्ध करते हैं। हकीकत में पितृ एक योनि है। हकीकत में पितृ वो कंडीशन है, यानी उसमें माता पिता पूर्वज सब आ जाते हैं। और पितृ वो होते हैं जो अपने जीवन में जो पूरा नहीं कर सके, तो उनकी इच्छा होती है कि आप पूरा करो। उन्होंने जो जो अचीव नहीं किया, वो चाहते हैं कि आप अचीव करो। उन्होंने जो जो सीखा है, वो चाहते हैं कि आप सीखो। उन्होंने जो जो करेक्शंस नहीं किया है, वो चाहते हैं कि आप करो। तो ये सारी भावना आपके अंदर उतर के आती है। अब कहीं ना कहीं वो आप इन 7 पीढ़ियों की डीएनए मेकअप की जिंदगी जी रहे हो। जैसे आप 7 साल में, आपके 0 to 7 years में आपने जो भी एक्सपीरियंस किया है, आप आज जी रहे हो। इसमें कोई अंतर नहीं है। आपके सारे दुखों, आपकी सारी तकलीफ, आपकी सारी बातों का मूल तत्व वहां पे है, उसे आपने करेक्ट नहीं किया है। उसके करेक्ट करने के नेचुरल रास्ते में ये आता है कि आपके सामने परिस्थितियां निर्माण होती है, और उस परिस्थिति का आपको सामना करना पड़ता है। जैसे जैसे आप उस परिस्थितियों का सामना करते जाएंगे, आप उन 0 to 7 years के प्रॉब्लम को मिटाते जाएंगे, हटाते जाएंगे। और ये साइकिल 0 to 7, 7 to 14, 14 to 21, 28, ऐसे साइकिल चलते रहता है। तो हर साइकिल का अपना एक यू नो
एक रोल होता है, और वो उसमें धीरे 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 करके ये रिड्यूस हो सकता है, या फिर आप कुछ प्रोसेस करके भी उसे रिड्यूस कर सकते हैं, कुछ प्रक्रिया करके भी उसे रिड्यूस कर सकते हैं। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। कि आज अब भाई बात करेंगे कि इसी प्रकार से पूर्वजों के साथ होता है, और उनकी सारी 7 जनरेशन्स की कठिनाइयों को आपको रिजॉल्व करना होता है। अब जब आप श्राद्ध करते हो तो आप क्या करते हो? पहले खाना बनाते हो, खाने में मीठी चीजें डालते हो, और खाने का जितना भी चीजें बनाई जाती है उसमें खास करके दूध पाक, खीर, दूध की आइटम होती है। और इस समय पे वो दूध की आइटम, खीर वगैरह की आपके बॉडी को सबसे ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि जो समय गया है उसमें जो पित्त का प्रकोप बढ़ा है, उसके लिए ये चीज अनिवार्य है। इसलिए आप जो खाना बना के श्राद्ध करते हो या पितृओं को डालते हो, तो वो लेके जाता है कौन? खाता कौन है? कौवा। कौवा ही एक ऐसा प्राणी है जो पैरेलल यूनिवर्स में, दूसरे यूनिवर्स में, एक पोर्टल में इमीडिएटली इन इन बातों को पहुंचा सकता है। तो कहीं ना कहीं आपका भाव जो खाने में है वो संदेश के माध्यम से आपके पितृओं तक पहुंचता है। और पितृ इसी समय क्यों आते हैं, उसका सीधा कारण ये है कि जब समय की जो डिफरेंस है, टाइम डायलेशन की वजह से एक ऐसा समय आता है कि जो हमारे लिए 15 दिन है, वहां के लिए। अच्छा, इसमें एक और जानकारी मैं आपको दे दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा तैयार होना पड़ेगा मानसिक मानसिक रूप से। क्या होता है कि यहाँ के 15 दिन वहां का बहुत कम समय होता है, यहाँ का 1 साल यानी वहां का 1 दिन होता है। तो यही साल में ऐसा दिन आता है जब जब ये स्पाइरल एक सामने होता है, वो पोर्टल सामने आता है, तब ऐसा लगता है कि हमारे लिए 1 साल बीत गया, उनके लिए 1 दिन। तो वो आपसे जो अटैच्ड है, उनका जो अटैचमेंट है, वो इस प्रार्थना से, इस भाव से परिवर्तित होता है, और उसकी इफेक्ट आपको पड़ती है। ये मल्टीपल रीजंस है, इसके इसके साइंटिफिक रीजंस है। और जब हम तर्पण करते हैं तो तर्पण में जो जो चीजें यूज होती है, वो पोर्टल है, वो कैरियर है, और गुड कंडक्टर ऑफ एनर्जी है। जैसे दरबा हो गया, जैसे पिंड बनाते हैं, जैसे उपयोग करते हैं। तो ये कोई मिथ नहीं है, ये सिर्फ साइंस है, जो अपने ऋषि मुनि ने इस साइंस को बहुत अच्छी तरह समझा और वेदों में इसके बारे में लिखा। उन्होंने इस साइंस का वर्णन नहीं किया, उन्होंने पूरी पूरी सामान्य लोग अपनी बुद्धिमत्ता से जो बातें समझ नहीं पाते हैं उसके लिए किए। आपको कोई भी मिलेगा, ज्योतिष मिलेगा, कहते हैं आपके पूर्वज, आपके कुंडली में ये है, पितृदोष है, तो ये समझ लेना, कुंडली में जो आया वो सही है, ज्योतिष बोल रहे हैं वो सही है, लेकिन आप कुछ भी कर लो, कितना भी कर लो, वो कुछ अंश तक रहता है, और वो पूरी पूरी तरह से आपको ब्लेसिंग्स उनकी नहीं मिल पाती, क्योंकि ये क्लियरेंस हर जगह पे सालों साल करते करते पूर्वज के पूर्वज के पूर्वज के पूर्वज को होता है। तो हम ये मान्यता से चलते हैं यहाँ पे कि जो इमीडिएट पूर्वज है, ठीक है ना, जैसे पिताजी हो गए, मम्मी जी हो गई, दादाजी हो गए, दादी जी हो गई, नाना नानी, बस इतना ही हम समझते हैं, उनका ही श्राद्ध करते हैं। और श्राद्ध कभी किया जाता है? उनकी मृत्यु की तिथि के ऊपर श्राद्ध किया जाता है। तो उस तिथि में जितने भी लोग हैं वो शामिल होते हैं, और पितृ अमावस के दिन सर्व पितृ एक साथ साथ आते हैं। और और इसका उससे भी गहरा कारण यह है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से होता है। आपका जो पूरा आत्मा का स्ट्रक्चर है, वो भी आत्मा भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से प्रभावित होता है और उसी से चलता है। तो पावर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर सो इमेंस दैट
everything that we do or we don't do is run by the key four forces of the universe. जैसे ग्रेविटी हो गया, वीक फोर्स। सो बेसिकली जो साइंस समझते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये इन चीजों को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। पार्टिकल्स के बारे में समझते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स के बारे में अगर आप जानते हो, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कॉस्मोस के बारे में अगर आपने थोड़ी भी इंफॉर्मेशन ली है, तो इस तरह से आपके इंटेंशंस, आपके खाने के और इसके माध्यम से वहां पहुंचते और धीरे धीरे इसकी इफेक्ट आपको मिलती रहती। अब प्रश्न ये है कि इतना करने के बाद सालों साल तक क्यों क्यों करना है, और मेरे करने के बाद मेरे बच्चे क्यों करने चाहिए? मैं कहीं ऐसा डिस्को डीलिंक नहीं कर सकता? क्या ऐसी संभावनाएं नहीं बनती है? जरूर बनती है। ऐसी संभावना हम आपके लिए लेके आए हैं। इस शनिवार को सुबह 9 बजे से 11 बजे तक एक पूजा होगी, जिसमें आपको पार्ट लेना है और ले सकते हो अगर आपकी इच्छा है तो। और आप चूज कर सकते हो कि आपको क्या करवाना है। ये पूजा कोई सामान्य पूजा नहीं है, और ये कह दूं कोई ये पंडित जो है कोई असामान्य नहीं है, ठीक है ना? वो एक सामान्य पंडित है। ये पूजा सामान्य जो शास्त्रोक्त विधि से बताई गई है वही विधि से होने वाली है। उसमें कोई बड़ा डिफरेंस मैं आपको नहीं देने वाला हूं, लेकिन कहाँ दूंगा? डिफरेंस किस बात में आएगा? जो 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 सबसे अलग है, अभूतपूर्व है, अलौकिक है, जो शक्तियां मेरे गुरु ने मुझे दी है, उस शक्ति का उपयोग करके, प्रयोग करके मैंने पिछले कई साल ये सेवा, ये काम किया है लोगों के पितरों को मोक्ष देने का। तो आपके 254 अगर लिनिएज है, सारे के सारे, यानी कि आप 4 लिनिएज के लिए करते हो, तो इन सारे के सारे पितरों का मोक्ष शाम को 4 से 5 के बीच हो जाएगा। अब आपको इसके बारे में ये कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं है, ये कोई आपको बहलाने फुसलाने की बात नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करने नहीं आया हूँ, मैं आपको ये सेल करने नहीं आया हूँ, मैं आपको ये बताने आया हूँ कि मैं करने जा रहा हूँ। आप इसके हिस्सेदार बन सकते हैं। और कोई आपकी तरफ से प्रश्न हो तो मैं बहुत ही खुशी से उसका जवाब दूंगा, कोई भी पितरों के बारे में या और कोई पितरों को लेके दूसरे सवाल मत पूछना मुझे, मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा। श्री प्लीज अनम्यूट देम। गुरुजी प्रणाम। नमस्कार। गुरुजी, कैसे आभास होता है कि हमारे पितरों को मोक्ष हुआ या नहीं हुआ? आभास नहीं होता है। उस दिन आपको जो 1 घंटा मेरे पिछले जो लोग बैठे हैं ना मेरे सामने, उनको एहसास होता है। एक एक इसमें कुछ भी मैं बात कहूंगा ना, ऐसा होता है ना, हमारी बहुत तकलीफ है। मेरी तो पर्सनली इतनी बड़ी तकलीफ है ना, और इसी के लिए मैंने यही स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की है। मैं कुछ ज्यादा बोलता नहीं हूँ, क्या होगा क्या नहीं, अब खुद अनुभव कर लीजिए ना। अगर मैं किसी विनय भाई का अनुभव कहूंगा कि विनय भाई को ये हुआ था, तो सारे के सारे जितने लोग आने वाले हैं वो सब वही अपेक्षा से आएंगे। और फिर जो अलग होगा उनके लिए जो अनुभव होगा उसको भूल के विनय भाई का जैसा अनुभव मुझे हुआ कि नहीं वही बात करने लगेंगे। तो ऐसा कोई मापदंड नहीं है, लेकिन आपके जीवन में डेफिनेटली ईज आने लगेगा। और ये जो करने जा रहे हैं वो आने वाले 14 जनरेशन्स को फ्री करेगा ये उसके इफेक्ट से। देखिए, इसका अर्थ ये होता है कि वो भी अपने सोल के प्रवास में कुछ ना कुछ लेके आया है जो उसको पर्पस सॉल्व करना है। हम क्या सोच, मेरे जीवन में अगर बहुत कठिनाई है तो मुझे बहुत पाप किए हैं, मुझे भगवान बहुत सजा दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कठिनाई ज्यादा है तो आपने अपने पे काम नहीं किया है। और जितने लोग सक्सेसफुल हुए हैं सब तो कठिनाई से बाहर निकल के ही तो हुए हैं। जी जिस माध्यम से अभी मैं आपके साथ बात करता हूँ, ये लैपटॉप है, जी
इसमें जो माइक्रोसॉफ्ट यूज होता है, उस इंसान ने कितनी कठिनाइयों के बाद ये माइक्रोसॉफ्ट, अगर वो कठिनाई में नहीं जाता तो माइक्रोसॉफ्ट नहीं बनता। हर व्यक्ति कठिनाई में ऐसे गया है और वो आविष्कार करके इस जगत को कुछ ना कुछ दिया है। तो कभी कठिनाई या मुश्किल या इनके लिए दूसरों को जिम्मेदार मत मानिए, खुद को ही मानिए और खुद में से ही परिवर्तन करिए। बताइए रितु जी, पूछिए मुझे। आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को, रितु जी। वुड यू लाइक टू अनम्यूट? कैनॉट स्पीक। ओके, व्हाट इज योर क्वेश्चन? वेट अ मिनट। चैट सेक्शन खोलते हैं, आपके क्वेश्चन को पढ़ते हैं और पूछते हैं। कैनॉट स्पीक। पितृ टाइम कौन सा होता है? पितृ टाइम 11 से 12 सुना है हमने। इज इट राइट? नहीं जी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, एक एक कनेक्शन है ना, जो मुझे कुछ संदेश भेजना है तो मैं कभी भेजूंगा। खाने के माध्यम से संदेश भेजना है तो खाने के टाइम में भेजूंगा। तो ये संदेश भेजने का तरीका है। और प्लस आप अगर खरे सच्चे मन से कनेक्ट करना चाहो तो कभी भी कर सकते हो, अभी कर सकते हो कनेक्ट। ऐसी कोई बाधा नहीं है कि कनेक्ट ना करो। तो ऐसे कोई समय की पाबंदी नहीं है, समय का बंधन नहीं है। समय यही पितरों का समय होता है, बाकी समय नहीं होता है सब कुछ। यस, बोलिए। और कोई? और कोई प्रश्न? देखो, ये आज के बाद मैं इस विषय पे बात नहीं करने वाला हूँ। आपके पास ये मौका है, अगर आज या कल मैक्सिमम डिसाइड कर लेते हो तो कर लीजिए। बाकी आपकी इच्छा। टीनेज में हम पहली बार, लास्ट टाइम मैंने कहा था, हम ये ओपन करते हैं कि फीमेल पितृमोक्ष करवा सकती हैं। और फीमेल, अगर आप ये पूरा चार्ट देखेंगे तो उसमें लीनिएज में एक बात आपको समझ आएगी, जो कल भी बताई थी, मैं आज रिपीट कर देता हूँ, कि मदर जो आई है ना, वो अलग लीनिएज से आई है। उसकी मदर अलग लीनिएज से आई, उसकी मदर अलग लीनिएज से आएगी। तो बहुत सारी लीनिएज आपको प्रभावित करती है, बहुत सारी। यानी ये पूरा नेटवर्क है। एनी क्वेश्चंस? जय गुरुदेव। जय। मेरा एक क्वेश्चन है। मैं रेखा शर्मा बैंगलोर से बात कर रही हूँ। रेखा जी, बताइए। अ, अगर आपके घर में मतलब भाइयों की तरफ, मेरे घर में है ये बात, मैंने नोटिस किया है। पिछले 20-21 साल में, मेरी शादी को 20-22 साल हो गए। लाइक बड़े भाई की बेटी, मतलब बहुत ही दर्दनाक उसकी डेथ हो गई। फिर उनके जो छोटे भाई की बेटी है, उसको अभी रिसेंटली कैंसर हुआ 2 साल पहले, और वो ठीक हो गई। लेकिन तीसरे भाई की बेटी, वो भी बहुत स्ट्रगल कर रही है अपने लाइफ में रिलेशनशिप्स को लेकर। चौथा भाई यानी मेरे हस्बैंड, उनकी बेटी यानी मेरी बेटी को एपिलेप्सी है। तो ये क्या पितरों से सीधा रिलेटेड है? लीनिएज का प्रॉब्लम है। है ना? सीधा सीधा लीनिएज का प्रॉब्लम है ना। पितरों का ही प्रॉब्लम है, और क्या है? अच्छा। और अगर हम्म। मैं स्ट्रेट देख सकता हूं और बताऊंगा मैं कि दिस इज बिकॉज
the female have been abused in your lineage somewhere. मेरे हस्बैंड के लीनिएज में। हाँ हाँ, डेफिनेटली उन्होंने जो फीमेल का रिस्पेक्ट करना चाहिए था वो नहीं किया। आगे उनको बहुत ही डिमीन किया है। Now this is a classic case that a lineage affects. रिपीटेडली एक ही पैटर्न आपको दिखता है। अगर आपको मैं एक सिंपल चीज बताता हूँ। आप है ना छोटा सा काम कीजिए, एक पेपर लीजिए, पेन लीजिए, और आपके लिनेज में कौन कौन है, क्या क्या घटनाएं हुई आपके आजू बाजू, एक दो ही लिनेज की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत ज्यादा नहीं कर रहा हूँ। आपको इतना याद नहीं होगा, आपको वो इंफॉर्मेशन देने वाला कोई नहीं होगा। तो देखिएगे ये बहन जी जो बोल रही है, अग्रवाल जी, रितु अग्रवाल जी, इस तरह से आप, सॉरी मैंने नाम गलत बोल दिया। मैं रेखा शर्मा बोल रही हूँ सॉरी बैंगलोर से। सॉरी रेखा शर्मा जी, अभी मैं रितु का मैसेज पढ़ रहा नो था। नो, इट्स ओके। तो अगर आप देखेंगे ना तो ये सब पैटर्न दिखाई देगा आपको, क्लियर कट पैटर्न दिखाई देगा। एक प्रकार का प्रॉब्लम हर जगह पे आपको। अब इस प्रॉब्लम से अगर मुक्ति चाहिए, अगर आपके जो जो बेटे हैं उनकी बेटियों को ये कंटिन्यू ना होना, इसके लिए पितृ मोक्ष के सिवा कोई रास्ता नहीं है। पितृ दोष से आप इसको खत्म नहीं कर पाएंगे। आप कितना भी गया जाओ, किधर भी जाओ, कुछ भी जाओ, पहले तो वो जो पावर है ना, वो पावर बचा नहीं है आजकल। तो ये कैसे ठीक हो सकता है? क्योंकि मेरा फैमिली अकेला नहीं है ना, एक्सटेंडेड फैमिली भी बहुत सारे हैं। कुछ भी तो करोगे अगर मैं आप ये सिर्फ चीजें दो करूँ, लिनिएज आप जो चूज करो, आपके फादर आई मीन आपके हस्बैंड के फादर मदर का लिनिएज पिकअप करके करवा लो, उनको ऑटोमेटिक इफेक्ट आता है। ठीक है, क्योंकि फिर मैं करवा हस्बैंड के फादर का जो भी होगा ना, उसके लिनिएज में चारों भाई आते हैं, करेक्ट? या जो भी हाँ। लेडीज आती है। और इवन अच्छा, मैं सिस्टर को बोलना भूल गई। मेरी सिस्टर की बेटी भी 28 साल की उम्र में हार्ट अटैक से गुजर गई 2 साल पहले। अब इसका सबका इफेक्ट मैंने मेरे पर नहीं बताया, लेकिन मैं बहुत अफेक्टेड होती हूँ। मैं लाइक पहले का आई एम ऑलवेज अनहैप्पी। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं क्यों नाखुश रहती हूँ, बट ये सब कारण कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तरीके से मुझे अफेक्ट करते हैं। जी, इसको डीलिंक करना यही ऑब्जेक्टिव है मेरा। ओके। और मैं आपको सिंपल भाषा में मैं नहीं करता हूँ, इन द सेंस ये फिजिकल बॉडी नहीं करती है, वो एनर्जी आके करके जाती है। उस समय पे एनर्जी आती है, मैं चुपचाप उसे देखते रहता हूँ। ठीक है, ठीक है गुरुजी, मैं करवा लेती हूँ मेरे हस्बैंड के साइड के दोनों पेरेंट्स का पितृपक्ष। तो प्रोसेस सारी चैट बॉक्स में दी गई है। मैंने ऑलरेडी गया जी में भी किया है 2 बार, और यहाँ भी किया है उज्जैन में क्षिप्रा नदी के पास, लेकिन यहाँ भी करवा लेती हूँ। अब वहां किया तो कुछ इफेक्ट आया क्या? उसके बाद कोई घटना घटी क्या? नहीं नहीं नहीं, तो ये सब घटना के पहले, आपने घटना के बाद में ये पूजाएं की? हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें गया आपकी जी में एक बार मोक्ष करने के बाद मेरी सिस्टर इन लॉ के यहाँ घटना घटी है, तो ब्रदर के यहाँ पर तो कुछ नहीं है। मोक्ष नहीं करवाया होगा। मोक्ष का अर्थ ये सिंपल होता है कि उनको इस प्लेन के, इस हाँ, इस जगत के 3D डायमेंशंस के जितने भी अटैचमेंट है उससे उसको मुक्त करना, इसका सही अर्थ होता है मोक्ष। हम मोक्ष को बहुत बड़ा बड़ा देखते हैं, ऐसे नहीं। यहाँ के अटैचमेंट खत्म हो गए, यहाँ की जर्नी खत्म हो गई, इसका इफेक्ट खत्म हो गया, उसकी लाइट आपको पूरी तरह से मिल जाएगी, उसकी इफेक्ट आपको नहीं झेलनी पड़ेगी, इसका अर्थ होता है मोक्ष। पितृ किसी भी तरह से जो गुजर गए हैं, वो उनका अगर कैसे भी तरह से डेथ हुआ है, सभी को मोक्ष मिल जाएगा ना, मतलब किसी भी तरह से, ये हमने 7 लीनिएज तक की मेरी गारंटी देता हूँ। ओके। क्योंकि
एक दो केसेस बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है, मैं वर्णन नहीं करना चाहती यहाँ पर। समझता हूं मैं। हाँ जी। और एक फिर कुछ। दूसरा भी कुछ मुझे दिखाई दे रहा है, उसके बारे में हाँ, मुझे कांटेक्ट कर लेना, मैं आपसे बात कर लूँ। किनसे कांटेक्ट कर लेना? मुझसे। अच्छा, ग्रुप में मेरा नंबर है। ठीक है, ठीक है गुरुजी। और कुछ? तो ये कब तक बुक करना है सैटरडे की पूजा के लिए? जब भी करो, आज कल आखिरी शाम तक, कल शाम तक, कल रात तक। पंडित जी वहां पे रहेंगे नासिक में, डिटेल्स वगैरह नासिक। क्या? अच्छा, डिटेल्स वगैरह क्या देने हैं? सिर्फ मदर फादर के नाम देना है और कुछ नहीं देना है। अ, आपके हम्म, हस्बैंड के मदर फादर के नाम। अच्छा, अच्छा ठीक है। गुरुजी, गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। मेरे पिताजी का देहांत हो गया 2 साल पहले। माताजी अभी हैं, पर हम्म। मुझे करना है दोनों तरफ से, तो क्या करना चाहिए? आप दोनों तरफ से कर सकते हो। जीवंत व्यक्ति का भी होता है मोक्ष, तो किसी का भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों को करने के बाद उनके सारे लीनिएज के सारे जो कनेक्शंस है वो क्लियर हो जाएंगे। द फ्लो ऑफ एनर्जी विल बी बेटर फॉर यू। So, my problem has been that I've identified similar problems in my parent, my father, myself, and my brother who is no more, in the same medical problem, or let's say the same part of the body that we always get affected. And I want to make sure my child doesn't suffer with that. Exactly, So, that is the reason why I tell that this has to be done. yeah. So yeah, basically, you will do this for us, and we have to go to Nasik or something, sir? No, 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 no. You have to be online. Okay, okay. You have to be online. The energetic change that we will bring in you is the aspect. And the second is when I do call the Pitru Moksha for that, it is online where you will experience something phenomenal. बना ले, बना देखते हैं, देखते हैं, बना दो। आप अपने आप को म्यूट कर सकेंगे भाई साहब? हाँ जी, बोलिए। Or you were saying something, sir, about नहीं, वो आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे जब मैं ऑनलाइन करूंगा, तभी आपको एनर्जी फील होगी, आपको पितरों का कनेक्शन फील होगा। जो भी होगा वो आप अनुभव करिए ना। ठीक है सर, थैंक यू उसके सो मच। बारे में ना पूछिए मत, क्योंकि उसके बारे में मैं कुछ डिफाइन ही नहीं कर सकता हूँ। वो एनर्जी आएगी, सब कुछ करके जाएगी। जी सर, थैंक यू। हाँ, उस एनर्जी का अनुभव आप कर पाएंगे। गुरुजी, जीवित व्यक्तियों का जब करवाते हैं तब उनमें क्या चेंजेस ट्रिगर होते हैं? मतलब उस बिकॉज जनरली जो नॉर्म आज तक देखा गया है वो तो यही है ना कि वंस दे हैव ट्रांसेंडेड तब पूजा होती है। लाइक माय ग्रैंड डैड इज स्टिल अलाइव, माय मॉम एंड डैड आर स्टिल अलाइव, सो हम यहाँ है आई ना दो कॉन्सेप्ट को कंफ्यूज कर रहे हैं हर से। दो कॉन्सेप्ट, एक पितृ श्राद्ध। श्राद्ध सिर्फ जो व्यक्ति अपना शरीर छोड़ के गए हैं उनके लिए किया जाता है, उनके सारे अटैचमेंट्स को छुड़वाने के लिए किया जाता है। हमारी प्रार्थना उस तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। मैं जो कहता हूं वो पितृ मोक्ष है। तो जब लीनिएज में बैठता है, सुनो, लीनिएज में जो आता है वो जितने जीवित व्यक्ति है वो भी इंक्लूड हो जाते हैं। मेरा ये कहना नहीं है कि जीवित व्यक्ति के लिए, सबके लिए मोक्ष करवाओ। वो जो लीनिएज आप करवाएंगे उसमें जो जीवित व्यक्ति है तो लिंक वो ऐसे ही फ्लो आ जाएगा उसमें। Don't so interpret they will in a experience way that, liberated while being alive. because the problem is that all the rituals are very scientific, लेकिन हमारा क्या प्रॉब्लम है कि हमने इतना उसको डिस्टॉर्ट कर दिया है, इतनी चीजें उसमें से डिलीट कर दी है ना। तो हमारे उस
दो चीज आती है, देखो बहुत सिंपल भाषा में समझाता हूं तो आपको समझ आ जाएगा। एक बात जब हम समझते हैं ना, हम दो तरह से चीजों को देख सकते, कनेक्ट कर सकते। आप पूरी बुद्धि से कनेक्ट करो या पूरी भावना से कनेक्ट करो, पूरी श्रद्धा से। ये सब कुछ क्यों ये प्रोसेसेस किए गए थे? तब जो स्तर था लोगों का समझ का, वो बुद्धि पे इतना नहीं प्रभावित था, वो सारा का सारा भावनाओं के प्रति था। तो अगर आप बुद्धि से भावनाओं को बुद्धि से ऐसे द्वंद्व करेंगे ना, तो यही डिफिकल्टीज हम सबको आने वाली है। ये रिचुअल्स को हम क्यों नहीं पकड़ पाते? क्योंकि ये श्रद्धा से करने वाली चीजें हैं, इसमें लॉजिक नहीं पड़ता है। साइंस जो समझाता है, आज हर चीज पे साइंस रिसर्च कर चुका है। हमारे रिचुअल्स पे हवन इज कंसीडर्ड टू बी द हाईएस्ट पावर टू चेंज द एनर्जी। आज कुछ लिमिटेड लोग हैं जो हवन अच्छी तरह से कर पाते हैं। उसके पीछे का साइंस आज डिकोड हुआ है। जब बनाया गया था तभी साइंस नहीं बताते थे, और हम ना तो पूरी तरह साइंस जानते हैं ना पूरी तरह श्रद्धा रखते। तो मैं ये दो चीज जब मिक्स होती है ना, तब ऐसे ऐसे सवाल मन से उठते हैं। और जिस तरह का जीवन आज हो चुका है ना, हमारे पास शंका के सिवा कुछ नहीं है। हम आने वाली हर चीज को शंका से ही देखते हैं, है ना। मुझे कैसे कैसे प्रतिभाव आते हैं कि आप डीएनए क्यों बता रहे हो, आप ये क्यों कर रहे हो, आप वो क्यों कर रहे हो, जैसे लोग पूछते हैं कि पितरों के ऊपर आप कैसे बात करते हो, आप पैसे की बात क्यों करते हो। अरे उस दिन का समय जब ब्राह्मणों को अपनी आजीविका के यही होगा। अगर मैं सचमुच में आपके पितरों का मोक्ष ऐसे कर भी दूं ना, तो दो बातें हैं कि उसमें कितनी एनर्जी लगती है ना, आपको समझ आएगा। कि मैं दावा करता हूँ 254 लीनिएज, 254 आत्माएं जो कब गई है, उनको आप कनेक्ट करके करना कोई, इट्स नॉट, इट टेक्स लॉट ऑफ टॉल मी। बहुत एनर्जी लगती है, बहुत मतलब बहुत। मुझे एक सवाल पूछना था। पूछिए। मैंने अभी व्हाट्सएप पे भेजा है मैसेजेस श्रीविद्या जी को जी डिटेल के लिए। मैं ये पूरा कर लूंगा मेरी मदर और फादर की तरफ से, समझिए। तो जी। मेरी सो दिस विल हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, जैसे फॉर माई सेल्फ एंड माई फैमिली, और ओनली इन माई केस, लाइक मेरी वाइफ, बच्ची। इम्पैक्ट कहो, पॉजिटिव इम्पैक्ट की डेफिनेशन मैं नहीं जानता हूं। इम्पैक्ट, इम्पैक्ट सर। आपके मन में पॉजिटिव क्या है मुझे पता नहीं है, इसके लिए मैं करेक्ट, पॉजिटिव नहीं बोल सकता। जी। इम्पैक्ट जरूर जरूर और जरूर होगा। और मेरे आप वाइफ के इसकी लिए भी, मेरे वाइफ के लिए, मेरे के लिए, दोनों के लिए। वाइफ के लिए नहीं हो सकता है ना, वाइफ के लिनिएज का करेंगे तो वाइफ को इफेक्ट होगा। अच्छा, आपका ओके। प्रॉब्लम आपके पेरेंटल लिनिएज से है। अच्छा, अच्छा। आपका प्रॉब्लम आपके लिनिएज से, अपने वाइफ के लिनिएज से नहीं आ रहा है, तो आप ओके, क्यों अभी ओके। करेंगे? ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो करना, अगर आपकी इच्छा है तो करो। मैं ये जहां प्रॉब्लम्स है ना, वहां इमीडिएट कर लेना चाहिए। So me doing it for my mother and father should be the approach, right, sir? या दैट शुड बी द अप्रोच। Thank you. उनकी कोई आवश्यकता मुझे दिखाई दे नहीं रही है। आपकी बातों से, आपकी एनर्जी से मैं रीड कर सकता हूँ। जी sir. Thank you so much. या और खास करके आपको कितने को पता ही नहीं है कि कितने अनबॉर्न चाइल्ड है जिसका आप कुछ नहीं किया है आप लोगों ने। जी, I understand what you're saying, sir. कितने हैं, कितने आपके 7 लिनिएज में कितने रहेंगे आपको पता भी नहीं। और जो अकाल मृत्यु है उसके लिए तो खास करना, जो अचानक से छोड़ के गए, जो जिनके छोड़ने की कोई संभावना ही नहीं थी, उस ऐसे कितने हैं आपके साथ लिनिएज में, वो पता नहीं। उनका क्या होता है कि वो जो
पोर्टल खुलता है ना, ये अर्थ और वो पोर्टल के बीच में जो एक रास्ता होता है लाइट का, वहां से पास नहीं होते, वो नहीं जाते वहां, वो डर के मारे यहीं रुक जाते। Okay. और डर किस चीज का है कि उनको जो बोला गया था वो नहीं किया, उसको फेस नहीं करना है। इंसान भी ऐसे ही करता है, वहां भी वही व्यवस्था, जो फेस नहीं करता है वो यहाँ रह जाता है, और वो पितृ नहीं प्रेत बन जाता है। जो पहले वो ट्रांसेंड करता है वही पितृ बनता है। तो आपको ये भी पता नहीं है कि प्रेत की योनि में अभी तक कितने लोग पितृ आपके बचे हुए हैं। प्रेत योनि कोई ऐसी बात नहीं है कि अभी के कितने भी जन्मों के प्रेत अभी तक है, और उसके बारे में तो मैं कार्यक्रम ऑलरेडी कर चुका हूं। सो प्रेत योनि एक वो भी कंसिडर नहीं होता है, अनबॉर्न चाइल्ड कंसिडर नहीं होता है, अकाल मृत्यु कंसिडर नहीं होते हैं। जब तुम लोग सब करते हो तो कर लेते हैं, लेकिन उसको रिलीज करवाना है भाई, उनको रास्ता खोल के देना है। आपके घर में एक चूहा आएगा ना तो वो जल्दी से नहीं जाएगा, उसको सारे रास्ते खोलो, फिर वो कहीं ना कहीं से निकलेगा। हकीकत में वो निकलना चाहता है, फंस जाता है। तो Thank you, sir. ऐसी है ये Thank you. आत्मा की स्थिति। एक सेकंड ना, अग्रवाल जी। इनको कोई दुख नहीं देता है प्रेत इनका प्रश्न ऐसा है कि प्रेत योनि में जो है वो दुख देते हैं क्या? दुख कोई नहीं देता है, ये कभी मत सोचे दुख देते हैं। दुख की दो अलग अलग घटनाएं हैं। दुख एक आपने क्रिएट किया हुआ है, और वो जो आपको, एक सीधी सी बात आपको लग गया है ना, आपके साथ कोई साथी चल रहा है, आप चल नहीं पाते हो तो आप क्या करेंगे? साथी क्या करेगा? आपको लेके जाएगा, बराबर है, उठा के जाएगा। आप उसको पकड़ के रखेंगे, ड्रैग करेंगे ना, तो उससे हैवीनेस जो आएगी, उससे वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। ऐसी स्थिति आपकी होती है। प्रेत बार बार यही इंडिकेट करता है आपको, वो बार बार आपको बोलता है, अरे मुझे छुड़ाओ। पूछिए मैडम, सुमार जी, सुमन जी, सॉरी, पूछिए प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम स्वीकार। गुरुदेव, ये कंसेप्ट पहली बार सुना है, मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं है, और हमारे दोनों तरफ मायके साइड भी ससुराल में कोई इस तरह का नहीं है। तो क्या मैं भी इसको करवा सकती हूँ? मुझे मालूम ही नहीं है कि कभी मेरे मायके में या मेरी मदर साइड या जहाँ शादी हुई है इन लॉज के यहाँ कोई ऐसी मतलब अनहोनी डेथ नहीं हुई है, सब अपने टाइम पे जाते हैं। तो क्या मैं भी इसको करवा ये सकती सिर्फ अनहोनी डेथ के बारे में नहीं है, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप पीछे से जुड़ी हुई है, पहले से नहीं है ना हमारे साथ? नहीं नहीं, पहली बार, फर्स्ट टाइम। नहीं नहीं, पहले से, इस कार्यक्रम के शुरुआत से। हाँ शायद 2-3, मैंने 7-10 पे ज्वाइन किया है। अच्छा, तो आप पूरी बात समझ गए। तो सिर्फ अकाल मृत्यु के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम, उन सारे लिनिएज के बारे में बात कर रहे हैं जो 254 सोल्स आते हैं, उसमें आत्माएं आती हैं, और इसके डीएनए आपको इफेक्ट करते हैं, और आपके आने वाले बच्चों को भी इफेक्ट करते हैं। तो मैं उनकी बात करता हूँ। तो इसके हाँ जी, बोलिए इसलिए मैं सर। ये कहता हूं कि करना नहीं करना वो मेरा निर्णय नहीं होगा, आपका निर्णय होगा। लेकिन हर पितरों का अगर मोक्ष होगा तो डेफिनेटली आपको आशीर्वाद तो प्राप्त होंगे ही। दो तरह से, कठिनाई से बाहर निकलना एक बात है, और जल्दी से दूसरे स्थान पर पहुंचना वो दूसरी बात है।
जब अच्छा, मैंने अभी एग्जांपल दिया। हाँ जी, दूसरा गुरुदेव ऐसा है, मेरे पास एक अनाथ बच्ची है जो 2.5 साल की थी, तब से मेरे पास है। उसके माँ बाप का कुछ नहीं मालूम कि जीवित भी हैं नहीं भी हैं, तो क्या मैं करवाऊंगी तो उस बच्ची के लिए भी कुछ फायदा होगा? नहीं होगा, सीधी बात, नहीं होगा। अच्छा अच्छा, आपकी लिनिएज का ही फायदा आपको होगा। होगा, उस बच्ची का नहीं हो सकता जो मेरे साथ 20 साल से रह रही है। जी नहीं, बहुत स्पष्ट बात है, बहुत स्पष्ट है, कोई ठीक इसमें कंफ्यूजन नहीं। ठीक है गुरुदेव, आपने मेरा ज्ञान बढ़ाया। आज मुझे एक नया ही कंसेप्ट, एक नया आयाम मेरे को जीवन में पता लगा, क्योंकि हमारे उत्तर भारत में ऐसा कम ही सुनने को मिलता है। और कभी आपने कभी हमने सोचा ही नहीं ना, समझिए, कभी नहीं सोचा कि हम कहाँ से आए हैं और क्या है और कैसे बने हुए हैं। हाँ, तो ये सिर्फ साइंस और रिलीजन को मैंने जोड़ के ये बात बताई। तो कभी क्या होता है, जैसे मैं मैंने अभी रिलीजन और साइंस को जोड़ा है और उसका इक्वल टू किया है। यदि मैं एक सोशल जी वर्कर हूँ बोलिए। और मैं चाहती हूँ जो ऐसी डेड बॉडी मिलती हैं जो अननोन है, कोई पानी में डूब के नदी में मिल गई, नहर में, तो उनके हम लोग संस्कार करवाते हैं। क्या हम लोग उनका कर सकते हैं इस तरह का मोक्ष का, या उनका हम नहीं कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हो। अगर आप उनके लिए करना चाहे, मुझे ऑथेंटिक दे दीजिए, मैं कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। आई विल अच्छा बी अच्छा, हैप्पी टू डू इट। प्रो बोनो लेकिन कर दूंगा। आपको मैं समझाता हूँ, उनके लिए प्रो बोनो कर दूंगा, उनके आगे पीछे कोई नहीं है हाँ जी, जो मालूम लावारिस है। अपने लावारिस हैं, हम ही लोग जैसे पैसे हाँ इकट्ठे करके संस्कार कर देते हैं। हाँ हाँ, हरिद्वार में एक बार 2-3 महीने में जाके अस्थि प्रवाहित कर देते हैं। जरूर जरूर कर दूंगा। आई विल बी हैप्पी टू डू इट। तो आप कर सकते हैं ऐसे, उनका मैं करवा सकती जरूर, हूँ? हाँ जरूर करवा सकते हैं। उनके लिए मैं वापस कहता हूँ, मैं प्रो बोनो करके दूंगा, उसके लिए मैं कोई चार्ज नहीं लूंगा। अच्छा, नहीं नहीं, चार्ज तो हम दे देंगे, उसमें कोई नहीं है, लेकिन हाँ, एक नया आयाम है, और कल को ये ना तो उन हो। सारों के एक एक काम करके हाँ जी, मुझे नंबर्स बता देना, उन सारों के लिए एक साथ कर देंगे। ठीक ठीक है ठीक है, मैं आपको कल बता दूंगी जरूर। और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। वैसे तो हम तो एक सामान्य प्राणी है, लेकिन आप जैसे व्यक्तियों को ये बहुत गलत फहमी है, आप बिल्कुल सामान्य नहीं हो। वही बात मैं हमेशा समझाने के लिए, कोई तुम्हारे में मेरे में, बहन जी, माता जी, कोई डिफरेंस नहीं है। खाली आप समझते नहीं हो कि आपके पास क्या है, और मैं वही समझाने आया हूं। आप कौन हो और क्या हो, आपको पता चलना चाहिए। कोई सामान्य नहीं हो, आप मेरे सामने बैठे हुए सबके सब मेरे जैसे ही हो। अच्छा, और वही क्षमता, वही ताकत, वही सब कुछ आप में भी वही है। ये गलत फहमी में मत रहिए, और अपने आप को इस तरह किसी को सरेंडर मत कीजिए। यही गलती हम सालों साल से करते आए हैं। अभी वो गलती मुझे नहीं दोहरानी, आपको रिपीट नहीं करवानी है। मेरा तो काम है कि आपको वही लेवल का एम्पावरमेंट मिलना चाहिए जो मुझे मिला है, ये मेरा ध्येय है। चलिए, और मुझे मुझे तो एक बहुत सिंपल प्रश्न का जवाब दीजिए कि आप ऐसी कोई व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हो आज तक, क्या सुना हुआ है कि वो लेवल का ही आपको प्रदान करता है कोई? क्या मैं समझी नहीं, स्पष्ट नहीं हुआ मुझे। जिस स्थान पे, एक एक एग्जांपल देता हूं हाँ जी, आसानी से। एक व्यक्ति एक पर्वत की ऊंचाई तक पहुंचा। अब वही व्यक्ति आपको हेल्प करके पर्वत की ऊंचाई तक पहुंचाता है, सही है या गलत? हाँ सही अगर है। आप पहुंचना चाहते हो तो, हाँ बिल्कुल है? सही है। तो जो जो व्यक्ति एक ऊंचाई तक पहुंचे हैं, क्या वो आपको उस ऊंचाई तक लेके गए हैं, या कभी सुना है आपने? नहीं, मैंने तो आज वैसे ही फेसबुक पे देखा, और मुझे थोड़ा डर सा था कि पता नहीं आजकल इतने फ्रॉड से होते हैं, कि मैं प्रश्न पूछूं या अपने आप को ओपन करूं या नहीं करूं। लेकिन पता नहीं, आपकी आवाज में कशिश थी। और दूसरा क्या है कि मैंने
पहली बार देखे हैं जो हमारे उत्तर भारत में मूंछों वाले व्यक्ति को शुद्ध, पवित्र और ओजवान और तेजस्वी मानते हैं। तो आपके जो चेहरे पे वो था ना ओज, उससे मैं हिम्मत कर बैठी कि मुझे अपना प्रश्न जरूर उठाना चाहिए। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि आपने मुझे प्रश्न पूछा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। I believe only in empowering people. That's it. Simple. आपने गलत धारणाएं तोड़ी ना मेरे साथ आके, ये दिशा में सोचने भी लगे ना, तो मेरा उद्देश्य पूर्ण होता है। हाँ बिल्कुल, बहुत हिम्मत करी मैंने और द्वंद में थी, कंफ्यूजन में, मैं एंटर करूं नहीं करूं, मैं ये था कि चुपचाप सुनती रहूं। लेकिन ये पता नहीं वाणी में कशिश थी या उसके पीछे कुछ सत्य का प्रभाव और दबाव था, या आपका स्वभाव ऐसा लगा कि मैं प्रश्न किए बिना रह नहीं पाई। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद बहुत बहुत, और परमात्मा आपको लंबी आयु दे और आप हमारे भारत के समाज में ऐसे ही लोगों की अवधारणाएं तोड़ते रहें। धन्यवाद। गुरुजी, आई हैव वन क्वेश्चन, कैन आई आस्क? प्लीज प्लीज। जो व्यक्ति जीवित है, वंस दे ट्रांसेंड टू लव एंड लाइट, उनकी पितृमोक्ष में ये पितृमोक्ष हुई है, तो दे विल बी, मतलब दे विल अचीव मोक्ष आफ्टर दे ट्रांसेंडिंग टू लव एंड लाइट? Yes, they do. Okay. Guruji, this Vijay from Bangalore. Yes, Vijay. We spoke yesterday, I suppose. Yes, yes. Yeah, This right. every year you have to do this puja. No. This is once for all. इसके बाद never you have to do it. Never ever. Even you don't need to do any shraddh after this. My mother is alive. Yes. Father expired, so I can do. Yes, only for- definitely. Or I have to do both. Both. That is what you can choose the lineage. There are called two lineages. If you do mother's side, that is one lineage. If you do father's side, that is one lineage. Because mother is alive now. Can I do it only father's side, right? Yeah, there are people who have been doing second time. There is no problem in that. That only strengthen the things. If you're doing second time, that they have experienced something phenomenal for the first time. And that is why they choose to have that same experience again. So now when they meet their Pitrus, they will meet in a very enlightened state and form. Yeah, Mukesh ji, पूछिए। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी हमको जो वो बताते हैं कि पितृदोष है, तो मतलब हमारे पूरे परिवार पे बार बार जब भी किसी को दिखाते हैं, तो अभी वो किसका है, कौन से लीनेज का है, किसका वो करना चाहिए, वो कैसे मालूम चलेगा? आपकी समस्या बताइए। समस्या है तो जैसे जैसे मेरे को तो हमेशा जैसे कुछ डर वगैरह रहता है, और मेरी भी दोनों डॉटर ही हैं और भाई की भी डॉटर है। अच्छा, अभी शादी का इनका उम्र भी हो रहा है, थोड़ा बहुत उसमें भी डिले हो रहा है। ब्रदर की जो है की डॉटर, मेरी भी डॉटर का भी हो ही रही है शादी की। तो मतलब इस टाइप की कोई समस्या है। आपके फादर को कितनी डॉटर्स थी? फादर के तीन डॉटर थी। हाँ। और आपको उसके परदादा की मालूम है? ना, उनका एक ही थी। मैं दादाजी के हमारे एक ही थी। फादर की एक बहन थी, फादर की एक बहन थी। बेटा था दादाजी को? हाँ, दादाजी के हाँ 2 बेटे थे। कितने थे? 2 बेटे थे। उनकी बेटियां थी? दादाजी के हाँ एक बेटी भी थी। आपके यहाँ ना फीमेल एनर्जी का इश्यू है। आप समझते हो फीमेल एनर्जी का इश्यू, यानी स्त्री को उतना सम्मान नहीं मिला है आपके।
जितना मिलना चाहिए था। इसीलिए बार बार आपको डॉटर्स होती है और आपको यही सिखाया जाता है कि सम्मान उनका कैसे करें। इसकी वजह से आपके घर में डॉटर्स ही आएगी जब तक ये डीलिंक नहीं होगा। लेकिन जैसे ताऊ जी के जो लड़के हैं उनके तो दोनों लड़के लड़के हैं, उनके तो उनके परिवार में। ठीक है ना, ताऊ जी के हैं। हाँ, उनके दोनों सब लड़के ही हैं। आपके लीनिएज में, यानी आपके फादर के लीनिएज में? मतलब वो तो ब्रदर हमारे, मतलब उसके बाद तो मतलब हमारे मेरी 3 डॉटर सिस्टर हैं मैं और एक एक 2 एक ब्रदर। एक बात कहता हूँ मुकेश जी, एक काम कीजिए, आप पूरा चार्ट बनाइए, कल मेरे से फोन पे बात कीजिए, आपको खुद समझ आ जाएगा। मैं नहीं कहूंगा, आप है ना खुद वो चार्ट ठीक है, बनाइए, छोटा सा, पिताजी दादाजी, ठीक है, बस इतना ही। और आपकी ठीक है, आपकी जो धर्मपत्नी है ना, उसके भी पिताजी और दादाजी, बस इतना एक चार्ट बनाइए, ठीक है, तो ठीक याद है, कीजिए, मुझे कल फोन कीजिए। ठीक है, ठीक है गुरु जी। जी, ये सारी एक बातें मैं क्वेश्चन, ये प्लीज। एक सवाल, सॉरी मैं बार बार पूछ रहा हूँ। ये मैं रजिस्टर करने वाला हूँ परसों के लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए के नाम से। अगर आपके साथ कंसल्ट करना है तो मुंबई में है आप सर, कहाँ पे हैं मैं मुंबई में हूँ। आप? कंसल्ट आप पर्सनली मिलते हैं सर या सिर्फ फोन पे होता है? किस किस पर्पस क्या है कंसल्टिंग का? जस्ट अच्छा, ये पितृ का नहीं है ना, मैं ये पूछना चाहता हूँ। नहीं नहीं, ये करने के बाद मुझे अगर आपसे मिलना होगा तो सर। जरूर मिल सकते हैं, मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। मेरा थैंक नंबर यू है, श्री का नंबर है यहाँ पे, उनसे बात कर लीजिएगा। जी, थैंक यू जी। यस, अगर डीएनए के बारे में अगर आपको ऐसी ज्यादा जानने की इच्छा है तो सैटरडे को एक डीएनए के ऊपर मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, फ्री है, 2-3 घंटे का है, पूरी तरह से आपको समझ मिल जाएगी। और ये प्रोसेस जो नासिक को होगा वो कितने बजे होगा गुरु जी? सुबह 9 बजे। अच्छा, आपको शुद्ध स्नान करके सामान्य कपड़े पहन के इसके सामने बैठ के, बीच में कोई फोन, कोई डिस्टरबेंस कुछ नहीं, वो पूरी प्रक्रिया को देखते जाएंगे, जी क्योंकि उसको जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी यहाँ से प्रोवाइड की जाएगी। और शाम को 5 बजे, 5 से 6 के बीच में, ये जो मोक्ष की विधि है वो मैं करूंगा, और वहां कोई नहीं रहेगा, मैं रहूंगा सिर्फ। और वो प्रक्रिया 1 घंटे की होगी, या ज्यादा भी थोड़ी हो सकती तो सुबह 9 से लेकर 1 घंटा और शाम को 1 घंटा होगा? है। 9 से 10, 10:30 बज जाएंगे, जी 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 जी, और थैंक शाम यू। को 5 से 6, 6:30 बज जाएंगे। थैंक यू। वो पीछे का समय मेरे हाथ में नहीं है। मैं शुरू 5 बजे कर दूंगा। हम लोग सिर्फ वॉच करने का ऑनलाइन में। यस सर, यस सर। और आपको एक्सपीरियंसेस जो होंगे वो होंगे। आपको ओके, सिर्फ एक रेवरेंस में रहना है, आपको सिर्फ अपने आप से कनेक्ट करके आपके जितने भी पितृओं हैं ना, नाम हो, याद हो, नहीं हो, उनके बारे में ही सोचना है। और अटेंटिव रहना है, जो जो भी चल रहा है उसके बारे में। 5 बजे तो आप की प्रोसेस में आप और कहीं ध्यान रख ही नहीं पाएंगे, वो मेरा ये वादा है आपसे। सर एक क्वेश्चन था। नीतू अ, जी पूछ। हाँ जी, सर मुझे ये पूछना था कि अकाल मृत्यु मतलब कैसे उसको क्लासिफाई करें, आई मीन। देखो, अकाल मृत्यु का सीधी सी बात है। देखो, आपको एक कार्य चल रहा है, ठीक है, आपने बीच में कार्य अबेंडन कर दिया, मुझे नहीं करना है। आपने एक प्रोजेक्ट लिया,
ठीक है। ओके आप मुझे हमारी जो बातचीत हुई उसके आधार पे मैं आपको बोलता हूँ कि हम आपने इंटीरियर डिजाइनिंग का प्रोजेक्ट लिया, बीच में छोड़ दिया, तो क्या हुआ? ओके हुआ या अकाल मृत्यु। ओके। वो मतलब मेरी एक्चुअली मॉम थी जो तो उनकी डेथ एक्चुअली 17 डेज हॉस्पिटलाइज थी। कुछ डिजीज नहीं, कुछ डॉक्टरों को पता नहीं चल रहा था, तो क्या वो अकाल मृत्यु थी? जी नहीं, ओके अकाल यानी जो जिसका काल नहीं आया है, ओके जिसका समय आ गया, क्योंकि मृत्यु के 3 समय होते हैं, तीनों बार आपको चॉइस मिलती है, आप डिसाइड करते हो आपको जाना है कि रहना है, जाना है कि रहना है, जाना है कि रहना है। तीसरी बार आप डिसाइड नहीं कर सकते हो, आपको जाना ही पड़ता है। ये श्री विद्या बोलिए। सर किसी का अच्छा सवाल आया है कि कैसे पता चलेगा कि हमारा समय आया है कि नहीं आया है, कैसे पता चलेगा कि अकाल मृत्यु है कि निश्चित मृत्यु है? आपको क्यों पता करना है? आपका काम थोड़ी है पता करना है। आप इतने एक्सपर्टाइज हो कि पता कर सको कि अकाल है कि नहीं है। आपको उसके लिए आपकी आत्मा को समझना पड़ेगा। बिना आत्मा को समझे आप बुद्धि से ये बात को नहीं समझ पाएंगे। वो आपके अगर शायद आप ग्रुप देखिए देखिए देखिए, आपको मैं पिक्युलर सर्कमस्टेंसेस होंगे तो मैं आपको पूरी तरह समझा पाऊंगा। जब केसेस में घटनाएं बनती है, बिना घटनाएं के मैं हाइपोथेसिस पे बात नहीं कर सकता। अकाल मृत्यु का अर्थ ये है कि आपको जो प्रोजेक्ट लिया है आपने वो छोड़ के बीच में चले गए। वो आपका प्रोजेक्ट आपको पता है, आपके सोल को पता है। सुसाइड भी। यस ऑफ कोर्स, सुसाइड तो फर्स्ट थिंग है। सुसाइड तो पहले अकाल मृत्यु में आता है। आपको पता ही नहीं है, आपको वो जानकर आपके सोल ने डिसाइड किया। आप खड़े हो, 2 जन का झगड़ा चल रहा है और अचानक से आपको कुछ लग जाता है और आप निकल जाते हो। पहले आपका वहां होना ही नहीं होना चाहिए था, लेकिन आप कोई कारण से पहुंच गए वहां पे। क्योंकि आप दो इसमें दो बात आती है। एक तो क्या आप सब कुछ निश्चित है, आपके हाथ में कुछ नहीं है? ऐसा हो ही नहीं सकता। सर, तो क्या एक्सीडेंट भी अकाल मृत्यु है? कुछ कुछ एक्सीडेंट अकाल। कुछ एक्सीडेंट में उनको पता होता है कि मुझे जाना है, तो वो एक्सीडेंट से जाने का मार्ग चुनते हैं। अबॉर्शंस डेफिनेटली अकाल है। गुरुजी, अगर मदर या फादर साइड के लिनियज में कोई ऐसे सोल हो जो मतलब स्पेशल चाइल्ड हो, स्पेशल केस हो, जिनका आगे कोई लिनियज ना हो, ऐसे तो कैसे संभव है? अ, मतलब उनकी शादी ना नहीं हुई और वो गुजरे और फिर उनका मतलब ऑब्वियसली लीनियज नहीं होता तो श्राद्ध नहीं होता, तो वैसे सोल्स भी कवर होंगे इसमें? अरे लिनिएज में वो तो कहीं ना कहीं हो ही ना, है गे नहीं, उसके आगे का उसका लिनिएज नहीं होगा, लेकिन उसको तो फ्री करना पड़ेगा ना। ओके ओके। मंसूर जी पूछिए, मुझे आपका सवाल का जवाब देने में बहुत आनंद आएगा, पूछिए। आदब आदब सर, मैं श्रीनगर से बोल रहा हूँ। कहाँ से? जम्मू कश्मीर, श्रीनगर से। बोलिए जी, मंसूर जी, मंजूर जी। गुरु जी, मुझे ये जानना था कि शादी नहीं हो रही है, काफी उम्र हो गई है, हम्म। तो इसके पीछे क्या हो सकता है? जब भी इसकी बात होती है तो कुछ ना कुछ हो जाता है और डिले हो जाती है, नहीं होती है। स्क्रीन पे आपके श्री विद्या अय्यर है, उसका नंबर चैट सेक्शन में दिया गया है। एक सवाल का जवाब वो देगी आपको, उसके बाद आपको उसकी सेशन बुक करनी पड़ेगी, वो जवाब दे देगी और रेमेडी भी दे देगी। शादी क्यों नहीं हुई है जानने से अच्छा शादी करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा वो बता देगी। जी। ये डिपार्टमेंट मैंने उनको दिया है और वो कहाँ अच्छी नंबर?
नंबर मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। श्री जी वापस नंबर डाल दीजिए प्लीज। श्री डाल दिया देखिए। ये तो फिर से गायब हो गया। हाँ 703-901-1755 लिख लीजिए। आ गया। मुझे क्या करना है अब? उनको कॉल करना कल सुबह। कल सुबह? वो शादी का एक प्रश्न का सिर्फ जवाब देगी, जी है ना? जी जी। ऐसे वो जवाब नहीं देती है, दे देगी। मैं उसको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। फिर आगे जानना हो तो उसका सेशन बुक कर लेना, वो सारे प्रश्न आपके हैं उसका निराकरण करके देगी। फिर भी मुझे बहुत क्यूरियोसिटी है कि क्या वजह हो सकता है। क्या वजह हो, देखो हमारी वापस गलती यही होती है कि वजह जाननी है कि आपको शादी करनी है। वजह भी जानना है, क्योंकि अभी तक मैं बड़ी हैरानगी में पड़ शादी गया कर लो, हूँ। शादी कर लो, ओह, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वजह भी बता देगी। चलिए ठीक है। हम्म सर एक क्वेश्चन था। हम्म सर क्या लीनियज से पूरी तरह मुक्त होना संभव है? वही तो मैं कर रहा हूँ। नहीं नहीं, मतलब आप 7 लीनियज की बात कर रहे हैं। लीनिएज से मुक्त होना संभव हो, ये जनरल क्वेश्चन है। उनके गुण दोष से, यानी उनके जो इफेक्ट्स है उनसे मुक्त हो रहे हैं, लीनिएज से मुक्त नहीं करवा रहा हूं मैं आपको। जी नहीं, लेकिन असंभव। वापस वापस रीबर्थ ना हो। हाँ ऐसा बहुत आसान है, बहुत आसान है, मुक्त पॉसिबल। श्री विद्या जी बोलिए, आपका हैंड रेज्ड है, पूछिए ना। कोई बात नहीं, वो तो संभव है, यानी 100% संभव है, उसमें कोई शंका ही नहीं है। अच्छा मुझे ये बताइए नीतू जी, बार बार आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं, पहले रुकिए। वर्मा जी, नीरू वर्मा, प्लीज आस्क। जी गुरुजी प्रणाम। नाम मेरा ये सुखा। क्वेश्चन है, जो शरीर छोड़ते हैं इन 16 दिनों में, श्राद्ध के टाइम जो चल रहा है, तो एक नॉर्मल सी बीमारी के कारण या फीवर हो गया या लूज मोशन कुछ भी हो गया, अगर उससे शरीर छोड़ते हैं तो वो अकाल मृत्यु में नहीं आता? बिल्कुल नहीं। वो एक नहीं आता? तो वो देखो, एक अच्छा साइन है, मतलब एक कि वो टाइम एक प्रॉपर टाइम है कि उनका जाने का, शरीर छोड़ने का? नहीं जी ऐसा नहीं होता है नीरू जी, मैं आपको बहुत आसान बात समझा देता हूँ और इससे हाँ जी। बहुत सारे लोगों का फायदा होने वाला है। आपने बहुत सही प्रश्न पूछा है। जी थैंक मृत्यु का कोई भी कारण सोल डिसाइड करता है कि मुझे क्या कारण से मृत्यु मिलेगी। यू। अब कैसा मृत्यु होगा और कौन सा मृत्यु सबसे सही है, या कैसे मृत्यु की आकांक्षा करनी चाहिए, या कैसा मृत्यु प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त होनी चाहिए, और उसके लिए अभी क्या करना पड़ेगा, ये बात को जानना समझना जरूरी है। आप किसी का भी मृत्यु के कंडीशंस बता दीजिए, उसके जीवन के बारे में 1 सेकंड में समझ आ जाता है। कैसे? आप नहीं समझ। कैसा जिए हो, आपका हाँ जी। जीवन कैसा जिए हो आप, उसके जी। ऊपर आपका मृत्यु कैसा होगा वो निश्चित होता है। ओके। आपका जीवन अगर, देखिए बुरा मत मानिएगा, मैं सच बताता हूं और सीधा बताता हूं। मुझे जी। जिन व्यक्ति की बात कर रहे हो, अगर वो कठिनाई से अपना सोल छोड़ता है तो उसका मतलब है कि वो यहां से जाने में डरता है, और बॉडी और वो सोल का तालमेल नहीं पड़ता है, वो पकड़ के रखता है बॉडी को, बॉडी की कंडीशन नहीं है, तो डिटीरियोरेट होती जाती है। अब मैं आपको एक किस्सा सुना देता हूँ, मुझे अभी अभी याद आया। जी। एक माता जी थी, हमारे रिश्ते में थी, तो बहुत बीमार रहती थी, बहुत सालों से बीमार रहती थी, फिजिकली मेंटली तो इतनी बीमार हो गई थी कि उसको अपने होने का भी एहसास नहीं था, वो कुछ भी बोलती थी, कुछ भी करती थी। अब ये सब चलता बहुत साल तक चला। जी।
अब आप सोचिए कि इनका जीवन कैसा रहा होगा। फिर उनके रिश्तेदारों ने हमें संपर्क किया, हमने उनको एक टेक्निक बताई, एक मार्ग बताया, प्रयोग बताया। बस इतना ही बोलूंगा, मैं आगे नहीं बोलूंगा। जी, समझ गए। मैं आज ये कहना चाहती हूँ, आपका फेस देख के मेरे लौकिक फादर पापा, अभी 2 साल हुए हैं उनको, तो बिल्कुल आपका हूबहू जैसे लगते थे। ऐसे ही आपके मूछें, फेस वैसा ही। और वो उनको थोड़ी बैक की प्रॉब्लम हो गई थी लास्ट में, बट अचानक से जब उनका इन्हीं श्राद्ध के दिनों, यही दिन थे, उनका 2 दिन पहले कोई बंदा, अनजान बंदा आया। उन्होंने कहा कि मैं कमर का इलाज करूंगा आपका। उन्होंने मतलब पैरों को ऊपर मोड़ा या कैसे क्या किया। एक दिन लूज मोशन लगे, और दूसरे दिन पापा बैठे बैठे चाय कुछ लिया, और बैठे बैठे बेड पे दीवार के सहारे बैठे हैं। और 10 मम्मी वहीं थे, और 10 मिनट मम्मी सिर्फ चाय पी रहे थे, इतने में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो उसका क्या पहले तो उसने हालांकि। शरीर बहुत आसानी से छोड़ा, नंबर 1। हाँ नंबर जी। 2, उसका जीवन बहुत सरल रहा होगा। नंबर 3, जो आदमी ने उसके कमर का दर्द जी। ठीक किया, जी। उसके बाद जी। उसका दर्द ठीक हुआ था कि नहीं हुआ था? नहीं, नहीं, नहीं हुआ। मतलब वो एक अनजान आदमी था जिसे हम भी नहीं जानते थे, और फोन कर रहे हैं तो वो फोन भी नहीं पिक कर रहे थे, तो पता वो ही नहीं था हमें वो। वो वो आदमी का अ, ये इससे कोई संबंध नहीं है, इसकी मृत्यु से। लेकिन वो आदमी डेफिनेटली कोई अलग ऊर्जा थी। अच्छा जी, नेगेटिव कोई? नहीं, मैं नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बोलता, ऊर्जा ही अलग थी। ओके। अच्छा। क्योंकि मैं अगर मैं अपने मन की बात कहूँ, वो जो देख के मेरे मन में आज भी ये है कि कुछ ऐसा हुआ है, जो इमिडिएट ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि वो कंडीशन ही ऐसी नहीं थी उस टाइम में, कि जैसे एक कि करवाया हुआ है, या मतलब ऐसी वाली फीलिंग मुझे आई है, और अभी तक मेरे अंदर वो बैठी हुई है। मैं निकाल नहीं पा रही हूँ उस चीज नहीं को। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो कुछ अलग कम्युनिकेशन था वो दोनों के बीच में। अच्छा। कार्मिक था कोई? कार्मिक अकाउंट था कोई? नहीं, कार्मिक नहीं है ये। ये कोई संदेश था जो उनको पहुंचाया गया था। अच्छा। और वो ऐसे थे कि, और कुछ ये भी देखा गया कि 6 महीने पहले वो मतलब हमें अगर फोन करते थे तो हमें थैंक यू बोलते थे कि बात करने का, इतने वो चीज पॉजिटिव हो गए थे। हालांकि गुस्सा था उनके उसमें, पर ऐसे पॉजिटिव हो गए थे कि जैसे मतलब एकदम जैसे ना ऑपोजिट हो जाता है, दिन का रात हो जाना इंसान का। तो ये कहीं पड़ा कि जैसे एकदम बंदा अगर इतना पॉजिटिव होता है तो उसका टाइम नियर होता है, ऐसा कुछ है नहीं, क्या? ऐसा कुछ नहीं होता। जो पॉजिटिव होता है, कोई भी उसका समय निश्चित, 3 समय काल निश्चित होते हैं जब उसको जाने की चॉइस मिलती। अच्छा। तो उनकी मतलब ऐसा तो नहीं है कोई कहीं उनको परेशानी हो, या ऐसा कुछ हम कैसे कोई कर आत्मा पाए को हैं? कभी परेशानी उतनी ही होती है कि उनका अटैचमेंट कितने लेवल तक यहाँ पे पृथ्वी पे अटका हुआ है। अच्छा। तो अटैचमेंट कैसे पता लगता है हमें कि मतलब, या आप अपने बच्चों आप के साथ ब्लेसिंग के तौर पे नहीं नहीं हैं? नहीं, आपको मैं अटैचमेंट कैसे पता लगता है ना, वो कुछ समय ऐसा आता है जब आपको पता लग जाता है कि वो आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। जी, कभी कभी लगता है। एग्जैक्टली। और इसका मतलब जो भी व्यक्ति है वो अटैच्ड है। अच्छा। तो अभी भी मैं जैसे उनके बारे में बात कर रही हूँ, मेरी हार्ट बीट इतनी तेज हो रही है मैं कि देख मैं अपने आप को। मैं अब उनकी उपस्थिति का अनुभव कर सकता हूँ। अच्छा। हाँ जी। तो उनके लिए क्या सजेशन रहेगा? मेरा एक ही सजेशन है, क्योंकि मैं बेटी हूँ, मैं बेटी हूँ पहले उनकी। करना चाहिए। बेटी क्यों नहीं कर सकती? मैं वही वही मैं आपको क्लियर ये मैं गलत अ, धारणाएं छोड़ दीजिए प्लीज। हाँ जी। लिबरेट हो जाइए। ओके।
क्योंकि वो चीजें जैसे मैं बिलीव करती हूँ इन चीजों में, मैं अगर अपने ब्रदर को कहूंगी तो वो शायद नहीं इन चीजों को माने, या जैसे इसीलिए तो जो भी मैंने है। ऐसी व्यवस्था रखी है, किसी को मानने न मानने की जरूरत नहीं है। आप मानते हो आप कर लो। आपके माताजी को कैसे आप रिलीज करवाएंगे बेटियां? और माताजी को कहाँ कहाँ से मोक्ष मिलेगा? वो जितनी भी फीमेल एनर्जीज अटकी हुई है उसका क्या होगा? और आज उसका इफेक्ट देख रहे हो आप। मैं इस चीजों में, क्योंकि मेरी भी दो बेटियां ही हैं, अरे मैं उन आप चीजों में। आप एक सिंपल समाज में बेटियों का और स्त्री नारी शक्ति का वर्चस्व आप देख रहे हो, ये हाँ कहाँ जी, से आया है? ये एनर्जी ही है, नहीं फेमिनिन नहीं, और एनर्जी मैस्कुलिन। नहीं, आप सीधा 7 लेयर्स के सपरेशन से तो आया है ये। ओके। जिस स्त्रियों को जिस तरह से सप्रेस किया गया है वही तो डीएनए इफेक्ट हाँ आपको जी। सब लड़कियों में आज दिख रहा है। अब इससे ज्यादा मेरी बात का प्रमाण मैं कहां से दूं? जी। जी। आपने वो समय पे जेल लिया, जेल लिया, जेल लिया, जेल लिया। अब वो हाँ सब जी। स्प्रिंग बन के आपके बेटियों में आ रहा है कि नहीं? और जी। आपको सही मानों में ये इस प्लेटफॉर्म पे बात नहीं कर सकते, आपको कल्पना ही नहीं है कि हकीकत में क्या घट रहा है। ओके। मतलब बच्चों के साथ, या? हाँ, वो आज की बेटियां क्या कर रही है ना, उसकी कल्पना नहीं है आप लोगों को। जी, बिल्कुल नहीं है। हाँ जी, ट्रू है ये बात तो। आपने तो निशब्द कर दिया। क्या क्या बोलूं, कुछ मतलब पूछने कहने के लिए हकीकत कुछ है, रहा ही नहीं। सामना करो। ये मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूं कि हम सच्चाई को देखना ही नहीं चाहते हैं। हमारे हिम्मत नहीं है उनको फेस करने की। हकीकत है, ये क्या कर सकते हो? बदलाव है, बदलाव लाना पड़ेगा, बदलाव को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बदलाव के साथ जीना पड़ेगा। हम अपने विचारों को छोड़ना ही नहीं चाहते तो क्या होगा? जी। नंदना जी। जी, थैंक यू गुरुजी। या बोलिए। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते। सर एक्चुअली वही मेरा बेटा आपसे जब बोली थी तो मैं एक्चुअली मेरा साइड का मेरा हस्बैंड का साइड का कराना चाहती थी, तो इसलिए आपका वो थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए। तो जैसा मेरा माई सन इज इन 15 years, सो एज माई मतलब उनका मदर और फादर के साइड दोनों साइड के कराएंगे तो ही विल गेट द क्लियरेंस फ्रॉम बोथ द साइड। दैट इज माई इंटेंशन। आपने मेरे साथ फोन पे आज बात की नंदना जी, आपके लिए जो बोलना था I have already spoken in the beginning. I don't know whether you were there or not. हाँ। मैं ये बात को आपके लिए दोहराता हूं। आपके केस में जो बात आती है वो इस तरह से है। मैंने कहा था कि आप शाम को आइए, मैं आपको पूरी बात समझा दूंगा, क्योंकि आपको समझाऊंगा तो सब लोगों को उसका फायदा होगा, इसलिए मैंने व्यक्तिगत रूप से आपको ये बात समझाई नहीं है। एक बड़ा सा घर है, घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी है, बहुत सारे इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और बहुत सारी चीजें घर में है, फर्नीचर है, खाना है, दीवारें हैं, पेंटिंग्स हैं, पंखे, बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं। अब मैं कहता हूं कि मैं इलेक्ट्रिक का जो प्रवाह है वो ठीक कर रहा हूं, लेकिन आपका कोई इंस्ट्रूमेंट बिगड़ा हुआ है तो वो इलेक्ट्रिक प्रवाह से ठीक नहीं होने वाला है। इलेक्ट्रिक प्रवाह आएगा तो सारे इंस्ट्रूमेंट चलेंगे। अब आपके घर में खाना बिगड़ गया है तो फिर उसके लिए ये इलेक्ट्रिक प्रवाह ठीक होने से खाना ठीक नहीं होने वाला है। फर्नीचर टूट गया है तो इलेक्ट्रिक प्रवाह के ठीक होने से फर्नीचर नहीं ठीक होने वाला है। तो ये एक चीज करने से बहुत सारी चीजें ठीक होगी, ये अपेक्षा जो है वो कहीं ना कहीं गलत है। इतना मैं दावा करके कह सकता हूं कि आपके घर का इलेक्ट्रिक करंट ठीक होगा। बाकी इंडिविजुअली अगर कोई इंस्ट्रूमेंट खराब है तो उसे अलग ढंग से ठीक करना पड़ेगा। और दूसरी बात है, ये अपेक्षाएं आती कहां से हैं? दो चीजें हैं। आप अगर अपने बेटे में प्रॉब्लम देख रही है तो ये जरूरी नहीं है कि ये प्रॉब्लम लीनियज से आ रही है।
आपके देखने के नजरिए में से अभी आ रही है। कुछ घटना आपके दोनों के बीच में ऐसी घट रही है जिसकी वजह से वो अपना एक बिहेवियर दिखा रहा है। आपके ज्योतिष ने जो कहा कि पितृदोष है, कुंडली में पितृदोष, हर पितृदोष का इलाज उनके पास नहीं है। अलग अलग पितृदोष होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग ग्रह के अलग अलग इम्पैक्ट होते हैं। अब इतना डिटेल में, इतने प्रिसिजन से कौन बता पाता है कि ये है करके? ये आपको जनरल बता पाए। कौन से लीनिएज से क्या आ रहा है वो मुश्किल बातें हैं। वो सोल को कनेक्ट करने की क्षमता चाहिए। कुंडली रीड कर सकते हैं, लेकिन वो सोल को कैसे कनेक्ट करेंगे? तो आपके केस में एक सीधी सी बात है, ये प्रॉब्लम 3 प्रकार का है। एक प्रकार का प्रॉब्लम है जो सॉल्व हो जाएगा, जो पितृदोष से संबंधित है। दूसरे प्रकार का जो प्रॉब्लम है जो आपके नजरिए का है, जो आपको अलग ढंग से सोल्व करना पड़ेगा। तीसरा प्रॉब्लम है कि जो एक इंस्ट्रूमेंट खराब है, कि उनके उनके जो अपब्रिंगिंग में जितने प्रॉब्लम्स आए हैं उसकी वजह से वो ऐसा है। तो हर एक दवा से हर रोग ठीक नहीं होने वाले हैं, ये गलतफहमी में मत रहिए। मुझे आपसे अगर मृत्यु मोक्ष करवाना है, ऐसी कोई मेरी भावना नहीं है। मुझे आपको मृत्यु मोक्ष करवा के देना है ताकि आपका जीवन सही हो, ये मेरी भावना है। ये दोनों में बहुत तफावत है। लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा ये मानना गलत है। बात समझ में आई नंदना जी? हाँ सर, तो मतलब आप तो दोनों लिनेज से करने से व्हाट इज माय अंडरस्टैंडिंग इज, तो पितृ पितृ की तरफ से कुछ आ रहा है तो वो क्लियर हो जाएगा। यस, दैट्स योर एग्जैक्टली, आप समझ गए मेरी बात। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे हम जो लोग जिंदा है, जैसे आई एम लाइक मीन्स me and my husband, even my parents are also alive. So my husband का साइड में his parents are no more. तो जैसे जो लोग जिंदा है तो वो लोग कभी मतलब कैसे, मतलब इसका कैसा रहता है, मतलब इसमें बहुत सिंपल बात मैं समझो। जिंदा है उसका, जिंदा और उसका कोई फर्क नहीं। आप किस लीनिएज का करवाते हो? 2 लीनिएज है आपके पास, आपका लीनिएज, आपके हस्बैंड का लीनिएज, करेक्ट? अभी आपको मैं बहुत आसान एक्चुअली from my side and from my husband's side, in the sense like suppose बात बोली कि उसका मम्मी पापा जैसा मैं और मेरा हस्बैंड, तो from this lineage we want to grow from। आप आपको समझ अपने में मदर पता नहीं, फादर आई का डोंट नो करो, वेदर यू हैव आप अपने अंडरस्टैंड। मदर फादर का करो, या फिर आपके हस्बैंड के मदर फादर का करो। ये ऑप्शन है आपके पास। अच्छा, उसमें पर कोई मेरा जिंदा मदर फादर है, अगर अलाइव है, उसमें कोई जिंदा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा क्योंकि हम तो 7 लीनिएज की बात करते हैं मैडम, उनको भी, उनके मृत्यु में भी आसानी होगी। ओके, तो मतलब जो लोग जिंदा है, मतलब फ्रॉम देम वी कैन स्टार्ट इट, मींस कर सकते हैं। जी जरूर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर योर क्वेश्चंस। विनय जी थैंक यू सर। पूछिए। गुरुजी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 5 जून को मेरी सिस्टर की डेथ हुई है। मैरिड थी, बच्चा कोई नहीं था। हस्बैंड, मेरे बहनोई की जो है किडनी ट्रांसप्लांट हुई थी, उनको ही दिखाने के लिए जाती थी अक्सर। और अचानक जो है उनका लो बीपी हुआ, ब्लड की कमी हुई, जो भी डॉक्टर ने बताया उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। और मैक्सिमम 24 आवर हॉस्पिटल में एडमिट रही, आईसीयू, जो भी इमरजेंसी जितनी भी उनको चीजें दी जा सकती थी दी गई, परंतु बचा नहीं पाए। तो ये अकाल मृत्यु हुई या उनका समय ही आ गया था गुरुजी? थोड़ा सा मैं ये देख के सीधा सीधा बताइए। बता देता हूँ, ये अकाल मृत्यु नहीं है। उन्होंने डिसाइड किया मुझे जाना है, वो चली गई। आपकी दृष्टि अब से जैसा अकाल, क्योंकि उनकी बॉडी भी पूरी नीली पड़ गई थी जब डेड बॉडी उनकी आई। ठीक है ना? आपका कहना है किसी ने जहर दिया है, नहीं दिया है।
नहीं, डॉक्टर के द्वारा ऐसा महसूस हो रहा है कि जो दवाइयां दी गई वो पॉइजन बन गई। अरे बाबा, हम ये अभी आपने क्या बोला विनय भैया? जी। आपने आपने सुना अपने आप को क्या बोला? आपने ठीक से सुना नहीं। सुन लिया कि उन्होंने अपना नहीं नहीं चुन नहीं लिया था नहीं, रास्ता। नहीं, आपने अपना बोला हुआ नहीं सुना, मेरा बोला हुआ नहीं, अपने खुद का जी। बोला हुआ नहीं सुना। रिपीट कीजिए ना, वो क्या क्या हुआ था उसके साथ, थोड़ा सा रिपीट कीजिए, दर्शकों को भी समझ आ जाएगा। जैसे ही मेरे बहनोई को वहां से डिस्चार्ज कराया, उनकी तबीयत खराब हुई, लो बीपी हुआ, बोले मेरे चक्कर आ रहे हैं, तबीयत खराब हो रही। बहनोई ने उनको एडमिट करा दिया वहां पर। उसके बाद जब उन्होंने चेक करा तो बोले कि इनका बीपी लो हो गया है। फिर बताया कि ब्लड की कमी हो गई है। वो सारे ट्रीटमेंट हुए, ईसीजी, इको, एमआरआई, आईसीयू, वेंटिलेटर, सब कुछ हुआ। और मैक्सिमम 24 आवर उसके अंदर उनकी डेथ हो गई। और बॉडी जो आपने है उनकी दूसरे, पूरी एक मिनट, नीली, आप, हाँ, आपने ये बात बोल दी। पूरी नीली पड़ गई। और जो है फूल का बहुत मोटी हो गई थी, पानी भर गया था। आपने दोनों बार एक ही बात बताई है, ठीक है। जी। चलिए, जी। आपने सुना है क्या, आपने क्या बोला था इस सही ढंग से? मुझको यही लगा क्या हमें कि जो उनको दवाइयां दी गई वो गलत ट्रीटमेंट हुआ और वो पॉइजन बन गया, जिसलिए उनकी बॉडी जो है नीली हुई और बॉडी फूली। लेकिन उसके तो पहले ये, आपने क्या बोला, आपने सुना क्या? आपका ध्यान है हाँ क्या? जी, वापिस वापिस एक मैंने ही ये, प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ, हाँ विनय भैया, जरा जी। ध्यान से सुनिए, खाली सुनना जी। जरूरी है। कोई कोई कुछ हेल्प कर सकता है विनय भैया को? उन्होंने क्या आ, बोला वो सुना, आपने समझा नहीं। किसी ने? 2 मिनट रुकिए विनय भैया। नहीं ना, मैं आपको बताता हूँ वो क्या बोले, वो जो उन्होंने ना सुना ना ध्यान दिया। डॉक्टर ने आईसीयू में सब कुछ किया, ये किया, दवाई दी। हमारे में एक ऐसी मान्यता है कि डॉक्टर आईसीयू और हॉस्पिटल पेशेंट्स को बचाते हैं। ये गलत फहमी है। कभी आपने इस बात पे ध्यान है? हमारे अपेक्षाएं यही है कि हर डॉक्टर मेरे जो चाहने वाले हैं उसको बचा लेगा। एक श्रद्धा हो सकती है तो अच्छा है, अपेक्षा होगी तो ये गड़बड़ है। तो एक बात आपको समझनी चाहिए कि मृत्यु जब ये आना है, जिसको जाना है वो जाएगा जाएगा जाएगा, चाहे डॉक्टर हो न हो, चाहे कुछ भी हो, या दवाई कारण बने, या वो डॉक्टर से गलती करवाई जाए, या कुछ भी हो जाए, वो कोई भी जाने का कारण ढूंढता है आत्मा। सिंपल बात अगर हम समझ में आएंगी तो हमारे दुख कम जी। हो जाए। आप वो मृत्यु के बारे में, आपका जो दुख है ना वो खत्म हो जाना चाहिए। आपके मुंह से ये जो ये आप अटके हुए हो ना, वहां से आपको रिलीज करवाना चाहिए अपने आप को। क्योंकि उनको जाना था, वो चली गई। अगर शंका होती तो आपको तभी कुछ करना चाहिए, अभी कुछ नहीं हो सकता है। अभी आप उसके लिए प्रार्थना करो, डॉक्टर के लिए माफी मांग लो, उसको माफ कर दो, उसके सिवा कुछ नहीं होता। आप वो जगह खाली करो, आप बहुत वो जगह आपके अंदर पकड़ के बैठी है, बहुत खाली हो जाएगी जगह, और बहुत सारी एनर्जीज आएगी। रेखा जी पूछिए। गुरुजी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात की थी। मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने कहा मेरे हस्बैंड के माता पिता का लाइनेज का पूजा कराऊं, तो हम्म। अगर मेरे बच्चों के लिए, अगर मैं चाहती हूँ कि उनका फ्यूचर, तो मुझे क्या 3 लाइनेज लेना पड़ेगा? हस्बैंड के नहीं मम्मी पापा और नहीं नहीं, आपके पिता तरफ से। हाँ नहीं नहीं, आपके प्रॉब्लम के बारे में मैंने कहा 2 lineage की कराइए ना। हाँ जी, हाँ। ठीक है ना, प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है? 2 lineage में मेरे 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 बच्चे पे एड्रेस हो जाएंगे ना? लाइक मेरे lineage का नहीं करना है। नहीं, अपने फादर, अपना है उसके फादर का ही करना है, फादर के मदर फादर का ही करना है। ओके आपके ओके। lineage में कोई ऐसा प्रॉब्लम है कि आपको करना है तो ही करिए, ऐसे जबरदस्ती में नहीं करवाता। वो नहीं, इच्छा मेरे आपकी है। मेरे हाँ। वो पर्टिकुलरली आप तो ऐसे चारों करवा सकते हो, लेकिन जो एक्यूट प्रॉब्लम है पहले उसे सॉल्व कीजिए ना। ओके ओके।
ठीक है गुरुजी, थैंक यू। ठीक है जी, हम आपसे आगे चाहते हैं। बहुत 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 शुक्रिया, आप सब आए। आपसे आपके प्रश्न बहुत अच्छे थे, मुझे जवाब देने में बहुत मजा आया, क्योंकि मैंने जवाब नहीं दिए थे, इसलिए तो मैं तो देख रहा था क्या चल रहा है, तो मैं आनंद कर रहा था। धन्यवाद आपका। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद Thank गुरुजी। you very much. धन्यवाद Thank you so गुरुजी। much, sir. गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। शुक्रिया गुरुजी, शुक्रिया। जिन्होंने भी पे कर दिया है प्लीज स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा ताकि आपको ऐड कर दूं। उस दिन की पूजा के लिए आपको जूम लिंक भेजना पड़ेगा। थैंक यू।